स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट हमारी कभी भी आ सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपना रिवीजन भी साथ ही साथ करते चलें और अपना जितना भी कोर्स है उसको कम्प्लीटली तैयार करें। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आदिकाल पर मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी प्रश्नावली नहीं कराई थी, तो इसीलिए हम आदिकाल का आज रिवीजन करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी का इतिहास सब चेंज नहीं हुआ है जो है, तो प्रश्न वहीं से आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। नंबर 1 लोक भाषा, नंबर 2 जन भाषा, नंबर 3 देश भाषा और नंबर 4 अशुद्ध भाषा। तो फ्रेंड्स, आपके अनुसार भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो ये नाम दिया था देश भाषा। अगर आपने देश भाषा आंसर लगाया तो आपका आंसर एकदम सही है। प्रश्न हमारा 2 है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। अब हमें यहाँ देखना है कि सही क्रम कौन सा है, सबसे बड़े कौन थे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। नंबर 1 जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई। नंबर 2 खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई, जगनिक। नंबर 3 चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। नंबर 4 श्रीधर, खुसरो, चंद्रवरदाई और जगनिक। तो फ्रेंड्स, अगर आप कालक्रम की दृष्टि से नज़र डालोगे इन पे, तो हमें यहाँ आंसर मिलेगा चंद्रवरदाई आते हैं पहले, उसके बाद जगनिक आते हैं, फिर खुसरो आते हैं और उसके बाद श्रीधर आते हैं। यहाँ मैंने इसीलिए यहाँ टाइप भी कर दिया है। चंद्रवरदाई का समय है 1168 से 1192, जगनिक का 1173, अमीर खुसरे का 1253 से 1325 और श्रीधर 14वीं शती में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? 3। प्रश्न हमारा 3 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? कौन सा माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य। नंबर 1 भविष्यतः कहा, नंबर 2 योगसार, नंबर 3 परमात्मा प्रकाश और नंबर 4 पाहुण दोहा। तो फ्रेंड्स, लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है भविष्यतः कहा। कौन सा माना जाता है? भविष्यतः कहा। और भविष्यतः कहा किसकी रचना है? तो ये है धनपाल की। किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है। पाहुणा दोहा के लेखक राम सिंह हैं और योगसार के भी लेखक जोइंदू हैं। योगसार और परमात्मा प्रकाश दोनों के ही लेखक जोइंदू हैं। प्रश्न हमारा 4 है, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। नंबर 1 शरहप्पा, नंबर 2 मच्छंदर नाथ, नंबर 3 करड़प्पा, नंबर 4 गोरखनाथ। तो फ्रेंड्स, कौन है सबसे पुराने? ये थे गोरखनाथ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, गोरखनाथ नहीं थे सबसे पुराने, मच्छंदर नाथ। सबसे पुराने कौन है सिद्धों एवं नाथों में? मच्छंदर नाथ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 5 है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? जैसा कि आप सभी को पता है, ये प्रश्न बन जाता है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। तो कौन सी रचना थी? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पदावली जो रचना थी इनकी किस भाषा में थी? मैथिली भाषा में थी। ये मैथिली भाषा में थी, इसी रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों ही अवट्ट भाषा में हैं। कौस में है? अवट्ट भाषा में है। प्रश्न हमारा 6 है, भाषा की कसौटी। ये एक कथन है, क्योंकि कथन हमारे आजकल आ रहे हैं एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़रूरी है कि हम कथनों पर भी ध्यान दें। प्रश्न हमारा 6 है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल वे ठिकाने का है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है?
तो हमारे ऑप्शन हैं नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 बीसलदेव रासो, नंबर 3 हमीर रासो और नंबर 4 खुमान रासो। तो फ्रेंड्स ये किसके संबंध में कहा था आचार्य रामचंद्र ने? ये कहा था पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये रचना है चंद्रवरदाई की। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। प्रश्न हमारा 7 है, पृथ्वीराज रासो से ही ले लिया। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? नंबर 1 45, नंबर 2 51, नंबर 3 59, नंबर 4 69। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। प्रश्न हमारा 8 है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर 1 जम्मू स्वामी चरियो, नंबर 2 ब्रह्मचर्यो, नंबर 3 महापुराण, नंबर 4 पाहुण दोहा। तो फ्रेंड्स पाहुण दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। इन सभी में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न हमारा है 9, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? नंबर 1 चंद्रवरदाई, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 मुल्ला दाऊद। तो फ्रेंड्स आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। इनकी भाषा वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। खड़ी बोली के पहले लेखक अमीर खुसरो। इनकी प्रमुख रचना है आईन अकबरी, खालिकवारी आदि इनकी प्रमुख रचना है। मुकरियाँ। प्रश्न हमारा 10 है, आदिकाल काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मार या बाहिण मारा कांत, लज्जे जो तुम बसे हूँ जाए भग्गा घर जानत किसके ग्रंथ में मिलती हैं? प्रश्न ऑप्शन है नंबर 1 विद्याधर, नंबर 2 हेमचंद, नंबर 3 जगनिक, नंबर 4 नरपति नाला। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कई बार एग्जामों में आ चुकी है, मोस्ट हैं। तो ये हैं हेमचंद की। प्रश्न हमारा 11 है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हटियों का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? कबीरदास, तुलसीदास, देवसेन, जयसी। तो फ्रेंड्स किस कवि में हुआ था हटियों का पल्लवन? ये हुआ था कबीरदास में। प्रश्न हमारा 12 है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब हमें यहाँ देखना है कि सही कथन कौन सा नहीं है। नंबर 1 दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। नंबर 2 दोहा कोश और चार्य गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। नंबर 3 है चार्य पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और नंबर 4 है आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चार्य पदों की रचना की थी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख छंद है, ये सही है। चार्य पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये भी सही है। और आदिकाल बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ चार्य पदों की भी रचना की है, तो ये भी सही है। तो हमारा रॉन्ग आंसर होगा 2, दोहा कोश और चार्य गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। हमारा रॉन्ग ही राइट हो जाएगा क्योंकि अंतर होता है। प्रश्न हमारा 13 है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रहने वही चौदेश। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? नंबर 1 घनानंद, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 बिहारी और नंबर 4 अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? काफ़ी पॉपुलर हैं और कई बार मैं करवा चुकी हूँ। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति हैं अमीर खुसरो की। किसकी हैं? अमीर खुसरो की। अगर हम देखें अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या नाम था इनका वास्तविक? अबुल हसन। और इनकी प्रमुख रचनाएं में अगर हम देखते हैं तो यह है खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। और अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है, तो इसीलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। प्रश्न हमारा 14 है, साहित्य समाज का दर्पण है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। और इनकी एक और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ मैं बोल देती हूँ। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। ये भी किसने कहा है? ये भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न हमारा 15 है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नंबर 1 नेमिनाथ, नंबर 2 मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 आदिनाथ। तो फ्रेंड्स किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गोरखनाथ को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा है 16, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? नंबर 1 कामायनी, नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, नंबर 3 कुमार रासो, नंबर 4 बीशलदेव रासो। तो फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रश्न हमारा 17 है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? नंबर 1 श्री सिंह, नंबर 2 कीर्ति सिंह, नंबर 3 जय सिंह, नंबर 4 माधव सिंह। तो फ्रेंड्स वैसे तो अधिकतर प्रश्न हमारा जय सिंह ही राइट हो जाता है, लेकिन कुछ कहीं कहीं हमें कीर्ति सिंह भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शन में क्या दिया है। प्रश्न हमारा 18 है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नंबर 1 खुमान रासो, नंबर 2 बीसलदेव रासो, नंबर 3 परमाल रासो और नंबर 4 हमीर रासो। तो फ्रेंड्स आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। परमल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। परमल रासो में आला ओदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? 1865 में, जिसमें यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। किसने कराया था? चार्ल्स इलियट। प्रश्न हमारा 19 है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। नंबर 1 ब्रजयानी साधना, नंबर 2 हठयोगी साधना, नंबर 3 काल भैरव साधना, नंबर 4 सामायिक साधना। तो फ्रेंड्स ये था ब्रजयानी साधना। प्रश्न हमारा 19 है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 सुभाषित संग्रह, नंबर 3 खंड काव्य, नंबर 4 अनेकार्थ काव्य। तो फ्रेंड्स ये था 2 प्रश्न हमारे, मुझे लग रहा है 19 हो गए, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये है सुभाषित संग्रह। कौन सा है? सुभाषित संग्रह। प्रश्न हमारा 20 है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 1 सुमित कुमार चटर्जी, नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 3 गिरिशन, नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो फ्रेंड्स ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। उनकी 3 कहानियाँ कौन कौन सी? उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप लोगों को इतना रिवीजन कराया जाए कि कोई भी प्रश्न आपके माइंड से स्किप ना हो। तो ये ज़रूरी है कि समय समय पर हम पीछे का भी रिवीजन करते रहें। तो इसीलिए अभी हमने आदिकाल किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम भक्तिकाल, छायावाद, रीतिकाल, जितने भी आगे का जितना हम करा चुके हैं वो सभी का सभी रिवीजन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।